दोस्तों पॉलिटिकल साइंस मेजर 8 का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि अरस्तु की नागरिकता संबंधी सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। सब नाम वाले क्वेश्चन है, सारे ही आपके पूरे सिलेबस में नाम वाला क्वेश्चन है, क्योंकि नाम के अनुसार जो भी दार्शनिक लोग हैं, जो भी साइंटिस्ट लोग हैं, जो वैज्ञानिक है, विद्वान है, उसी के बारे में आपको पढ़ना है। हमने प्लेटो के बारे में पढ़ लिया, आज हम लोग अरस्तु के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कहा जा रहा है कि अरस्तु की नागरिकता संबंधी सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इनके द्वारा जो नागरिकता संबंधी सिद्धांत दिया गया उसका आलोचनात्मक परीक्षण करना है। तो बिना देर के सीधा इसके आंसर को हम लोग समझेंगे। परिचय को देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि अरस्तु प्राचीन यूनान के महान दार्शनिक, प्लेटो के शिष्य तथा राजनीति को वैज्ञानिक आधार देने वाले प्रथम विचारक माने जाते हैं। अरस्तु कौन है? तो प्लेटो का एक शिष्य है। आगे कहा जा रहा है कि उनकी प्रसिद्ध कृति पॉलिटिक्स, इनके द्वारा पॉलिटिक्स लिखा गया में राज्य, संविधान, नागरिकता और शासन व्यवस्था का विस्तृत विश्लेषण मिलता है। इनका जो कृति, इनके द्वारा जो किताब लिखा गया वो है पॉलिटिक्स। ठीक है, और इसी में राज्य, संविधान, नागरिकता और शासन व्यवस्था का विस्तृत विश्लेषण मिलता है। फिर से एक बार पढ़ते हैं क्या कहा जा रहा है। अरस्तु प्राचीन यूनान के महान दार्शनिक, प्लेटो के शिष्य तथा राजनीति को वैज्ञानिक आधार देने वाले प्रथम विचारक थे। राजनीति को वैज्ञानिक आधार देने वाले ये प्रमुख और प्रथम विचारक थे। उनकी प्रसिद्ध कृति जो है पॉलिटिक्स में राज्य का, संविधान, नागरिकता और शासन व्यवस्था का विस्तृत विश्लेषण मिलता है। अरस्तु ने नागरिकता को केवल राज्य में निवास करने का अधिकार नहीं माना। अरस्तु ने क्या किया? तो क्या कहा जा रहा है कि अरस्तु ने नागरिकता को केवल राज्य में निवास करने का अधिकार नहीं माना, बल्कि उसे राज्य के सक्रिय राजनीतिक जीवन से जोड़कर परिभाषित किया है। उनका नागरिकता सिद्धांत व्यवहारिक और यथार्थवादी है, किंतु इसमें कई सीमाएं भी हैं। लेकिन इसमें कई सारे सीमाएं भी हैं। क्या कहा जा रहा है कि इनका जो सिद्धांत दिया गया वो व्यवहारिक भी है और यथार्थवादी है, फिर भी इसमें कुछ सीमाएं भी हैं। तो उसको हम लोग समझेंगे। एक हमारा छोटा सा परिचय हो गया। आगे हम लोग अरस्तु की नागरिकता की अवधारणा को देखेंगे कि नागरिकता की अवधारणा क्या है अरस्तु की। पहले नागरिकता की परिभाषा, नागरिकता की परिभाषा क्या है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। अरस्तु के अनुसार नागरिक वह व्यक्ति है जो शासन करने और शासन में भाग लेने का अधिकार रखता हो। नागरिक कौन है? जो शासन करने और शासन में भाग लेने का अधिकार रखता हो, वही नागरिक है। अर्थात नागरिक वही है जो राज्य के प्रशासन, न्यायिक कार्यों और नीति निर्धारण में सक्रिय भूमिका निभाता हो। क्या कहा गया कि अर्थात नागरिक वही है जो राज्य के प्रशासन में, न्यायिक कार्यों में और नीति निर्धारण में सक्रिय भूमिका निभाता है, उसी को नागरिक कहा जाएगा। ठीक है, तो नागरिकता की ये परिभाषा हो गई। आगे इसमें कहा जा रहा है कि केवल राज्य में रहना या सुरक्षा प्राप्त करना नागरिकता नहीं है। केवल राज्य में रहना और सुरक्षा प्राप्त करना नागरिकता नहीं, बल्कि उसमें भाग लेना होगा, तभी जाकर के आप नागरिक कहलाएंगे। दूसरा बात इसमें कहा गया राजनीतिक भागीदारी पर बल। इसने राजनीतिक भागीदारी पर बल दिया है। अरस्तु ने नागरिकता को राजनीतिक सहभागिता से जोड़ा है। अरस्तु ने क्या किया? तो नागरिकता को राजनीतिक सहभागिता से जोड़ा। उनके अनुसार जो व्यक्ति विधानसभा, न्यायालय या प्रशासनिक पदों में भाग नहीं लेता वह वास्तविक नागरिक नहीं है। जो भी व्यक्ति विधानसभा में, न्यायालय में, प्रशासनिक पदों में भाग नहीं लेता वह वास्तविक नागरिक नहीं है। ठीक है, इस प्रकार नागरिकता एक सक्रिय राजनीतिक स्थिति है, ना कि केवल कानूनी पहचान। इस प्रकार कहा जा रहा है कि जो नागरिकता है वो एक सक्रिय राजनीतिक स्थिति है। अगर सभी चीजों में आप भाग लेते हैं, किसी न किसी चीजों में आप भाग लेते हैं, कानून में भाग लेते हैं, तब जाकर के आप नागरिक हैं, केवल कानूनी पहचान ये नहीं है। ठीक है, कहा जा रहा है कि इस प्रकार नागरिकता एक सक्रिय राजनीतिक स्थिति है, ना कि केवल कानूनी पहचान। आगे इसमें कहा जा रहा है कि संविधान पर आधारित नागरिकता। संविधान पर आधारित नागरिकता, अरस्तु का मानना था कि नागरिकता का स्वरूप राज्य के संविधान पर निर्भर करता है। अरस्तु ऐसा मानता था कि नागरिकता का जो स्वरूप है वो राज्य के संविधान पर निर्भर करता है। संविधान पर आधारित नागरिकता इसको बताया गया। ठीक है, लोकतंत्र में नागरिकता व्यापक हो सकती है। लोकतंत्र में नागरिकता व्यापक हो सकती है, जबकि कुलीन तंत्र या राजतंत्र में सीमित। क्या कहा गया कि जो लोकतंत्र है उसमें नागरिकता व्यापक हो सकता है, जबकि जो कुलीन तंत्र है या फिर जो राजतंत्र है उसमें सीमित रहता है। अतः नागरिकता कोई अस्थायी अवधारणा नहीं, बल्कि राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार बदलती रहती है। इसलिए कहा जा रहा है कि जो नागरिकता है वो कोई अस्थायी अवधारणा नहीं, मतलब नागरिकता सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो अरस्तु कह रहा है, बल्कि राजनीतिक या फिर राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार ये बदलती रहती है। जबकि जहां पर जिस तरह का राजनीतिक व्यवस्था रहेगा उस अनुसार नागरिकता का परिभाषा भी बदलता रहेगा। जैसे कहा गया कि अरस्तु का मानना था कि नागरिकता का स्वरूप राज्य के संविधान पर निर्भर करता है। राज्य का संविधान कैसा है उस पर नागरिकता का स्वरूप निर्भर करता है। लोकतंत्र में नागरिकता व्यापक हो सकती है। लोकतंत्र में क्या है? तो नागरिकता व्यापक हो सकती है, जबकि जो कुलीन तंत्र है या फिर जो राजतंत्र वहां पर नागरिकता सीमित होता है। और इसी बात को यहाँ पर कहा है कि अतः नागरिकता कोई अस्थायी अवधारणा नहीं, बल्कि राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार बदलती रहती है। जो नागरिकता है वो कोई अस्थायी अवधारणा नहीं, बल्कि राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार वो बदलता रहता है। आगे हम लोग देख लेते हैं सद्गुण और नागरिकता। सद्गुण और नागरिकता, कहा जा रहा है कि अरस्तु के अनुसार एक अच्छा नागरिक वही हो सकता है
जो नैतिक और बौद्धिक गुणों से युक्त हो। एक अच्छा नागरिक वही हो सकता है जो नैतिक और बौद्धिक गुणों से युक्त हो। हमने पहले क्या समझा, उस चीज को आपने याद कर लिया होगा, समझ लिया होगा, ठीक है, जो ऊपर हमने पढ़ा। नागरिक का कर्तव्य केवल अधिकार भोगना नहीं, बल्कि राज्य के कल्याण के लिए सदाचारपूर्ण आचरण करना है। कहा जा रहा है कि नागरिक का कर्तव्य केवल अधिकार भोगना नहीं, बल्कि राज्य के कल्याण के लिए जो सदाचारपूर्ण आचरण होता है उसको करना भी है। हमने समझा कि नागरिकता की परिभाषा क्या होता है, नागरिक कौन है, नागरिक कौन हो सकता है, और नागरिकता समय समय पर कैसे बदलता है। ठीक है, नागरिक की परिभाषा समय के अनुसार कैसे बदलता है। यहाँ पर हमने समझा सद्गुण और नागरिकता। यहाँ पर यह कहा गया कि अरस्तु के अनुसार अच्छा नागरिक वो नहीं है जो सिर्फ नैतिक बौद्धिक गुणों से युक्त हो, या फिर जो कर्तव्य या फिर केवल जो सिर्फ कर्तव्य केवल अधिकार भोगना, जिसका कर्तव्य सिर्फ केवल अधिकार भोगना हो, वो नागरिक नहीं, बल्कि राज्य के कल्याण के लिए वो जो सदाचार पूर्ण आचरण करता हो वो नागरिक होता है। ठीक है, उन्होंने अच्छे नागरिक और अच्छे मनुष्य की अवधारणा को जोड़ने का प्रयास किया है। उन्होंने क्या किया, तो अच्छे नागरिक और अच्छे मनुष्य की अवधारणा को जोड़ने का प्रयास किया है। आगे हम लोग देख लेते हैं नागरिकता का सीमित दायरा। नागरिकता का सीमित दायरा, अरस्तु ने नागरिकता केवल कुछ विशेष वर्गों तक सीमित रखी। अरस्तु ने क्या किया, तो नागरिकता को केवल कुछ विशेष वर्गों तक ही सीमित रखा है, जैसे कि दास के लिए, महिलाएं के लिए, श्रमिक और कारीगर के लिए। क्या कहा गया, अरस्तु ने नागरिकता केवल कुछ विशेष वर्गों तक ही सीमित रखा है। इन सभी को उन्होंने नागरिकता से वंचित रखा, इन सभी को नागरिकता नहीं दिया गया, बल्कि इनको सिर्फ मनुष्य कहा गया है। ठीक है, उनका तर्क था कि ये वर्ग राजनीतिक जीवन के लिए आवश्यक अवकाश और बौद्धिक क्षमता नहीं रखते। क्या कहा गया कि उनका अरस्तु का यह तर्क था कि ये जो वर्ग है, चाहे वो कारीगर हो, चाहे वो श्रमिक हो, महिला हो या फिर दास हो, ये सब क्या है, तो राजनीतिक जीवन के लिए आवश्यक अवकाश या फिर बौद्धिक क्षमता ये लोग नहीं रखते, जिसके कारण इनको नागरिकता के श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। नागरिकता का श्रेणी में सिर्फ उन्हीं को रखा जा सकता है जो राजनीतिक जीवन के लिए आवश्यक अवकाश और बौद्धिक क्षमता रखते हो, जो उसमें भाग ले सकते हो, जो उस लायक हो। ठीक है, उसी को नागरिकता दिया गया है, नागरिकता कहा जा सकता है। और जो इसमें भाग लेने योग्य नहीं है, जो इसके लिए अवकाश नहीं निकाल सकते, आवश्यक अवकाश नहीं निकाल सकते, उसको सिर्फ मनुष्य कहा गया है। ठीक है, तो इन सबको सिर्फ मनुष्य कहा गया, दास हो, महिलाएं हो, श्रमिक हो, कारीगर हो, इन सबको सिर्फ मनुष्य कहा गया, नागरिकता नहीं कहा गया। ये चीज कहा गया अरस्तु के द्वारा। अरस्तु के नागरिकता सिद्धांत की विशेषताएं, पहला जो इसका विशेषता है वो है व्यवहारिक और यथार्थवादी दृष्टिकोण। व्यवहारिक और यथार्थवादी दृष्टिकोण, आपने समझा क्या क्या बोला गया है। सो जो नागरिकता की परिभाषा दिया गया अरस्तु के द्वारा, वो सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया गया है जो राजनीति में किसी न किसी तरीके से भाग लेते हो, जिनके पास स्वयं का बुद्धि हो, क्षमता हो। जो लोग इन चीजों पर ध्यान नहीं देते, या फिर जो सिर्फ इसमें कह सकते हैं अपने अधिकारों को भोगते हैं, वो नागरिक नहीं हो सकते। जो सत्ता के लिए, जो देश के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ काम करे, कुछ योगदान दे, ठीक है, जो सदाचारपूर्ण काम करे, वो लोग नागरिक होते हैं। जो दास हैं, जो महिलाएं हैं, जो कर्मचारी हैं, वो लोग नागरिकता नहीं बल्कि सिर्फ मनुष्य कहलाएंगे। जो लोग इसके लिए, राजनीति के लिए अवकाश निकाल सकते हैं, जो इसके लिए क्षमता रखते हैं, राजनीति की जो क्षमता रखते हैं, वही लोग सिर्फ नागरिकता कहलाएंगे, नागरिक कहलाएंगे, बाकी लोग सिर्फ मनुष्य कहलाएंगे। इसका जो पहला विशेषता है वो है अरस्तु का सिद्धांत प्लेटो की तुलना में अधिक व्यवहारिक है। अरस्तु का जो सिद्धांत है प्लेटो की तुलना में अधिक व्यवहारिक है। उनके काल्पनिक आदर्शों के बजाय यूनानी नगर राज्यों की वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर यह नागरिकता की व्याख्या की गई है। अरस्तु ने जो व्याख्या की है वो किसके आधार पर किया है, तो यूरोप के कुछ देशों को मानते हुए व्यवहारिक और यथार्थवादी दृष्टिकोण इसको माना गया है। क्या कहा गया कि यूनानी नगर राज्यों की वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर नागरिकता की व्याख्या की गई, मतलब जो यूनान के नगर राज्य उसके वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर नागरिकता की व्याख्या की गई है अरस्तु के द्वारा। दूसरा जो इसमें विशेषता लिखा है वो है राजनीतिक सहभागिता पर जोर। राजनीतिक सहभागिता पर इसमें जोर दिया है। अरस्तु ने नागरिकता को निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय भूमिका से जोड़ा है। अरस्तु ने नागरिकता को निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय भूमिका से जोड़ा है। यह विचार आधुनिक लोकतंत्र की भागीदारी आधारित अवधारणा से मेल खाता है। तीसरा जो इसका विशेषता है वह अधिकार और कर्तव्य का संतुलन। अधिकार और कर्तव्य का संतुलन इसमें दर्शाया गया है। अरस्तु के अनुसार नागरिक के अधिकार और कर्तव्य अलग नहीं है, राज्य के प्रति कर्तव्य निभाना ही नागरिकता का सार है। नागरिक सिर्फ वही है जो राज्य के प्रति अपना कर्तव्य निभाता हो, उसी को नागरिकता का सार कहा जाएगा। चौथा जो पॉइंट है संवैधानिक विश्लेषण की स्पष्टता। संवैधानिक विश्लेषण की स्पष्टता, उन्होंने यह स्पष्ट किया कि नागरिकता का स्वरूप अलग अलग शासन प्रणालियों में भिन्न हो सकता है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि नागरिकता का स्वरूप है वो अलग अलग शासन प्रणालियों में भिन्न हो सकता है। मतलब आज का जो शासन प्रणाली है वो अलग है, जो राजतंत्र है वो अलग है, जो प्रजातंत्र है वो अलग है, या फिर जो अलग अलग कुलीन तंत्र है वो अलग अलग हो सकता है। वहां पर नागरिकता का स्वरूप अलग अलग हो सकता है। यह दृष्टिकोण राजनीतिक सिद्धांत को लचीला और यथार्थवादी बनाता है। इसने क्योंकि ये बात भी कहा है कि ये अलग अलग स्वरूप बदल सकता है अलग अलग चीजों के साथ, तो इसको यह राजनीतिक सिद्धांत को लचीला और यथार्थवादी बनाता है। आगे हम लोग अरस्तु के नागरिकता सिद्धांत की आलोचना को देखेंगे।
अरस्तु की नागरिकता संबंधी आलोचना को। पहला जिसका आलोचना है वो है अत्यंत संकीर्ण और वर्गवादी दृष्टिकोण। वर्गवादी दृष्टिकोण, अरस्तु ने नागरिकता को सीमित अभिजात वर्ग तक सीमित कर दिया। अरस्तु ने क्या किया तो नागरिकता को सिर्फ सीमित अभिजात वर्ग तक ही सीमित कर दिया। जो रईस वर्ग है, अभिजात वर्ग मतलब क्या है, जो रईस लोग हैं, सीमित अभिजात वर्ग तक ही सीमित कर दिया। दासों, महिलाओं और श्रमिकों को नागरिक ना मानना आधुनिक समानता के सिद्धांत के विपरीत है। आज हमारे देश में देखिएगा तो सभी को नागरिक माना जाता है, चाहे वो काम करे या फिर ना करे, क्यों ना वो सिर्फ अपने अधिकारों को भोगे, फिर भी उसको नागरिक का दर्जा दिया जाता है। लेकिन अरस्तु के द्वारा जो नागरिकता का अवधारणा दिया गया है और जो नागरिकता का परिभाषा दिया गया उसमें सिर्फ अभिजात वर्ग को रखा गया, जबकि जो दास है, महिलाएं हैं और जो श्रमिक वर्ग है उनको नागरिक नहीं माना गया। ठीक है, आगे इसमें कहा जा रहा है कि यह सिद्धांत सामाजिक भेदभाव को वैचारिक समर्थन देता है। ये जो सिद्धांत है वो सामाजिक भेदभाव को वैचारिक समर्थन देता है, मतलब भेदभाव को ये समर्थन देता है। दूसरा जो इसका आलोचना है वो है लोकतांत्रिक मूल्यों का अभाव। इसमें लोकतांत्रिक मूल्यों का अभाव देखा जाता है, मतलब जो लोकतांत्रिक मूल्य होता है वो चीज इसमें दिखाई नहीं पड़ता। आधुनिक लोकतंत्र में नागरिकता जन्मसिद्ध और सार्वभौमिक मानी जाती, मतलब जो भी हमारे देश में जन्मा है वो सभी नागरिक कहलाएंगे। अरस्तु की नागरिकता सीमित, चयनात्मक और बहिष्करण पर आधारित है। अरस्तु का जो नागरिकता अवधारणा या फिर जो सिद्धांत है वो सिर्फ सीमित है, किन लोगों को माना जाएगा नागरिक वो सीमित है, चयनात्मक है, किनको माना जाएगा वो चयन करके बताते हैं, और बहिष्करण है। ठीक है, और बहिष्करण पर आधारित है। तीसरा जो इसका आलोचना है वो मानव समानता की उपेक्षा। ये मानव समानता की उपेक्षा करता है, जो अभिजात वर्ग है उसको नागरिकता देता है और जो श्रमिक वर्ग है उनको हटाता है। ठीक है, तो मानव समानता की उपेक्षा करता है। अरस्तु ने कुछ वर्गों को स्वभाव से ही शासन के अयोग्य माना है, स्वभाव से उसको शासन का अयोग्य माना। यह धारणा आधुनिक मानवाधिकार और समानता की अवधारणा से मेल नहीं खाती, क्योंकि ऐसा आप ये नहीं कह सकते कौन किसका स्वभाव या फिर किन वर्गों का स्वभाव शासन के अयोग्य है या फिर नहीं है। कई बार क्या होता है जो श्रमिक वर्ग के लोग होते हैं वो भी राजा बनते हैं, वो भी नेता बन जाते हैं। कई बार क्या है तो जो पढ़े लिखे अभिजात वर्ग के लोग हैं वो नहीं बन पाते। ठीक है, तो मानव समानता की उपेक्षा इसमें की गई है। चौथा जो इसका उपेक्षा है या फिर आलोचना है वो आर्थिक श्रम के महत्व को कम आंकना। आर्थिक श्रम के महत्व को कम आंकना, जो आर्थिक श्रम है उसके महत्व को इसने कम बताया है। उन्होंने श्रमिकों और कारीगरों को नागरिकता से वंचित किया, जबकि राज्य की अर्थव्यवस्था में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। हालांकि जो अरस्तु के द्वारा नागरिकता का सिद्धांत दिया गया है इसमें जो नागरिक है, जो नागरिकता है उनमें से जो श्रमिक वर्ग है, जो कारीगर है, जो महिलाएं हैं उनको हटा दिया गया, उनको नहीं रखा गया। इससे उनके सिद्धांत की सामाजिक दृष्टि से सीमित हो जाती। इससे क्या है तो उनके सिद्धांत की जो सामाजिक दृष्टि वो सीमित हो जाती। हालांकि इनका जो श्रमिक है या फिर जो कारीगर, इनका भी योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है राज्य की अर्थव्यवस्था में, फिर भी इनको इसके श्रेणी में नहीं रखा गया। पांचों जो इसका आलोचना है वह आधुनिक राष्ट्र राज्य के संदर्भ में अप्रासंगिकता। आज के समय में जो राष्ट्र राज्य का संदर्भ है उसमें यह अप्रासंगिक हो जाता है, मतलब ये मेल नहीं खाता आज के समय में। अरस्तु का सिद्धांत छोटे नगर राज्यों पर आधारित था। अरस्तु का जो सिद्धांत दिया गया था वो सिर्फ छोटे नागरिक सिद्धांत पर आधारित था। आधुनिक विशाल राष्ट्र राज्यों में सभी नागरिकों की प्रत्यक्ष राजनीतिक भागीदारी संभव नहीं है, सभी लोग इसमें भागीदारी नहीं ले सकते। आगे देख लेते हैं आधुनिक संदर्भ में मूल्यांकन। आज के समय में इसका मूल्यांकन को समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कि अरस्तु का नागरिकता सिद्धांत आज के लोकतांत्रिक युग में पूर्ण रूप से स्वीकार्य नहीं है, फिर भी नागरिकता को कर्तव्य, नैतिकता और सक्रिय भागीदारी से जोड़ना उनका विचार आज भी अत्यंत प्रासंगिक है। आगे कहा जा रहा है तीसरे पॉइंट में कि नागरिक शिक्षा, मतदान, जन भागीदारी जैसे आधुनिक विचारों में अरस्तु की छाया स्पष्ट दिखाई देती है। एक छोटा सा निष्कर्ष को देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि अरस्तु का नागरिकता संबंधी सिद्धांत प्राचीन यूनानी नगर राज्यों की परिस्थितियों से गहराई से जुड़ा हुआ था, मतलब जो यूनानी नगर आए थे उसकी परिस्थितियों से गहराई से जुड़ा हुआ था। यद्यपि यह सिद्धांत वर्गवादी, सीमित और लोकतांत्रिक है, फिर भी इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह नागरिकता को केवल अधिकार नहीं बल्कि सक्रिय राजनीतिक कर्तव्य से के रूप में देखता है। इसलिए कहा जा सकता है कि अरस्तु का नागरिकता सिद्धांत ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण किंतु आधुनिक संदर्भ में आंशिक रूप से उपयोगी है। ठीक है, उपयोगी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। उम्मीद करते समझ में आ गया हो। चैनल पर अगर आप लोग नए तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो पर लाइक कर अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।